हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्सशाला। मैं हूं दीपेश सर। आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आज रिकैप करेंगे कि अब तक हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या सीखा है, क्या समझा है, क्या पढ़ा है। ओके, आज का हमारा ये 7th लेक्चर है। आज की ये मेरी 7th वीडियो है इस चैप्टर की। तो पहले हम एक बार देखते हैं कि इस 6 वीडियो में हमने क्या देखा। ओके, और इसके बाद जो 8th वीडियो आएगी उसके बाद मैं एक मास्टर प्रॉब्लम कराऊंगा। उस मास्टर प्रॉब्लम में क्या रहेगा पहले हम एक बार देखते हैं, ताकि आप थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखें और अब तक भी कोई वीडियो मिस हुआ है तो वो भी आप जाकर के पहले देख लें। ओके, तो मास्टर प्रॉब्लम में है आपका ये, आपको जो दिया गया है इसमें आपका जो स्टार्टिंग में मैंने करवाया था रेशो कैलकुलेशन वो भी कवर हो जाएगा, उसके बाद गुडविल कैलकुलेशन वो भी कवर हो जाएगा, और जो लेक्चर नंबर 5, 6 और 7 ये तीनों में जो करवाया है वो सब कुछ भी कवर होने वाला है रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड। ओके, सो अब तक अगर कोई वीडियो मिस हुआ है तो प्लीज उसे देख लो, क्योंकि लास्ट वीडियो में ये वाला एक मास्टर प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले एक बार का रिमाइंड करते हैं कि हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट किया था, उसमें रेशियो कैलकुलेशन किया, फिर गुडविल ट्रीटमेंट किया, और फिर हमने स्टार्ट किया रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, तो किसी की अगर कोई वीडियो मिस हुई है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, आपको वहां पर वो मिल जाएगी। ओके, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। उसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने यहाँ करवाया था और एक आप लोगों को होमवर्क दिया था जो बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेजा है उसके आंसर्स, और काफी बच्चों के आंसर राइट भी आए, कुछ की कुछ मिस्टेक्स आई है तो वो मैंने बता दिया है। ओके, तो जिन लोगों ने अब तक मुझे आंसर नहीं भेजा या वो वीडियो मिस किया है तो वो देख लो और रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनाना इजीली समझ जाओगे। आज हम स्टार्ट करने वाले रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। पहले हम समझेंगे मीनिंग, फिर ट्रीटमेंट, और फिर हम एंट्री देखेंगे उसका क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं रिजर्व का मीनिंग क्या होता है। रिजर्व्स मींस accumulated or undistributed profit. It is created out of profit for general or specific purpose. सिंपल, एकदम आम भाषा में समझो हुआ क्या। दो पार्टनर अगर पहले से बिजनेस कर रहे थे, पिछले 10 सालों से अगर कोई बिजनेस कर रहे थे, उन दोनों पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर रखा था फॉर स्पेसिफिक या जनरल पर्पस। वो हमें काम का नहीं है। इतना ध्यान रखना है कि दोनों पार्टनर ने पिछले 10 साल के प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा के रखा। वो पैसा आज क्या करना है वो हम आगे देखेंगे। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। जो पार्टनर के पास प्रॉफिट आता था वो पूरा का पूरा प्रॉफिट घर नहीं लेके जाते थे, थोड़ा प्रॉफिट उसमें से प्रॉफिट के नाम पे ही कंपनी में रहता था, पार्टनरशिप फर्म में रहता था, कोई और लैंग्वेज में नहीं। एक होता है कि प्रॉफिट को रिजर्व के नाम से बुक्स में रहने दो, या होता है प्रॉफिट को प्रॉफिट के नाम से रहने दो। देखो, कमाते तुम प्रॉफिट ही हो, रिजर्व तो कमाते नहीं हो। तो होता क्या है, प्रॉफिट जो कमाया, लेट्स से कि फर्म ने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, उस 1 लाख में से 20,000 का रिजर्व ट्रांसफर कर दिया कि ये फ्यूचर अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने के लिए हम एक रिजर्व बना के रख रहे हैं। ओके, उसके बाद 80,000 जो बचा, हो सकता है वो पार्टनर उसमें से 60,000 ही घर लेके गए, बाकी का 20,000 भी अब तक पार्टनरशिप फर्म में बैलेंस है। तो दो अलग अलग अमाउंट है। तो पहला वाला जो अमाउंट है वो रिजर्व के नाम से हमने पार्टनरशिप फर्म में रहने दिया, सेकेंड वाला जो 20,000 है वो हमने प्रॉफिट के नाम से ही फर्म में रहने दिया, उसे अब तक पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ओके, नेक्स्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। हो सकता है कि फर्म कुछ अनसर्टेनिटी से गुजर के आई हो, कुछ पास्ट में हमारे अनसर्टेनिटी हुई हो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस हो गए हो सकता है कुछ एक ऐसा फायर लॉस हो गया हो, या फिर कोई एसेट बेचा हो उस पर बहुत बड़ा लॉस हो गया हो। ऐसे कई लॉसेस हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड लॉस जिसको बोलते हो, या कोई प्रोडक्ट बिकना बंद हो गया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, इससे भी कोई हैवी लॉस हो सकता है। ओके, तो ये लॉस के कारण भी हमारा जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया, तो वो लॉस का भी डेबिट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बुक्स में हो रहा है। फिक्टिशियस एसेट, इसमें एक आता है एग्जांपल के तौर पर मैंने दिखाया डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या होता है ये डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तो पहले इसका थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं हम, क्या होता है ये। क्या होता है कि अगर तुमने कोई खर्चा किया,
एसेट खरीदा या कोई एक्सपेंस किया, ओके। पेमेंट करने का दो कारण होता है, या तो तुम कोई एक्सपेंस कर रहे हो या फिर कोई एसेट परचेज कर रहे हो। अगर तुमने कोई खर्चा किया, उसका बेनिफिट अगर तुमको सेम टाइम पे मिल गया तो तुम उसको बोलोगे हाँ ये हमारा एक्सपेंस था, ओके। स्टाफ से काम करवाया, उसको सैलरी पे कर दिया, ये तुम्हारा एक्सपेंस था। तुमने मशीनरी खरीदा, एसेट क्रिएट हो गया, ओके। इसका बेनिफिट तुम फ्यूचर में लोगे। कितने साल तक लोगे ये तुम्हें पता है, क्योंकि जितना तुम लोगे उसका डेप्रिसिएशन अपने बुक्स में क्लेम कर लोगे। लेकिन कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका तुमने पेमेंट कर दिया, खर्चा हो गया, बट उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा वो नहीं पता। एग्जांपल लेते हैं एडवर्टीजमेंट का खर्चा। लेट्स से कि मैंने एक होर्डिंग लगवाया, एक बहुत अच्छे एरिया में एक होर्डिंग लगवा दिया मैंने, सपोज 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए एक होर्डिंग लगवाया, उसका कॉस्टिंग लग गया मुझे 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए मुझे कॉस्टिंग लगा पूरे 3 महीने का, ओके। अब ये होर्डिंग देख करके मेरा गुड्स कोई खरीदने आ रहा है, इस बात की कोई श्योरिटी तो है नहीं। अब अगर मेरे शॉप पे कोई कस्टमर अगर गुड्स खरीदने आए तो मैं उसको पूछूं कि आप ये गुड्स जो मेरे शॉप पे खरीदने आए हो, तो क्या आप ये होर्डिंग देख के आए हो या बिना होर्डिंग देख के आए हो? ऐसा मैं सबको तो पूछ नहीं सकता, और ये कब तक पूछूं? या इसका बेनिफिट क्या मुझे उन 3 महीनों के ड्यूरेशन में मिलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा मिलना? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका बेनिफिट कैसे मिल रहा है, कब मिल रहा है और कितना मिल रहा है, ये भी नहीं पता। हो सकता है मेरी होर्डिंग देख के एक भी जना मेरे पास ना आए, एक भी जना मेरे पास गुड्स खरीदने के लिए ना आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो ऐसा एक्सपेंडिचर होता है इसे हमें 5 साल में राइट ऑफ करना पड़ता है, मतलब 5 साल में उसे अपने बुक्स में क्लेम करना पड़ता है, ओके। तो ये होता है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अब इनका ट्रीटमेंट देखते हैं, रिजर्व का, प्रॉफिट एंड लॉस का, या फिर फिक्टिशियस एसेट का। इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। यहां पर ये ध्यान रखना, बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ये ध्यान रखना। बिफोर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, मतलब जब नया पार्टनर आता है तो ये वाला पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर कोई दो पार्टनर पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने अपने प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखा। आज कोई नया पार्टनर जब बिजनेस में आएगा तो जो 10 साल से एक्यूमुलेट किया हुआ प्रॉफिट, जो पैसा था, वो पुराने दोनों पार्टनर का राइट है, उस पैसे पे तो पुराने पार्टनर का राइट है, वो नए पार्टनर को तो देना नहीं है। तो ये क्या करेंगे, हम पुराना जो प्रॉफिट था पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में दे देंगे। इसीलिए बोला है ओल्ड प्रॉफिट इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स, ओके। रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, ये ध्यान रखना। रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये मैं बता रहा हूं, क्रेडिट बैलेंस ध्यान रखना। शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, शुड बी डेबिटेड टू नलिफाई द बैलेंस, ओके। आगे समझाऊंगा, एंट्री में समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, इसे क्या करना है वो भी आगे समझ में आ जाएगा। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस या फिर रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट वाला या रिजर्व, ये दोनों का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब तुम्हें लेजर को नील करना है, तुम्हें लेजर को नील करना है। रिजर्व ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस खुद ही बता रहा है कि उसका क्रेडिट बैलेंस है। तो ये दोनों तुम्हें नलीफाई करना है। अब नलीफाई करना है तो तुम क्या करोगे, एंट्री में देखो, यहां पर तुम दोनों को डेबिट कर रहे हो, दोनों को डेबिट कर रहे हो। और क्रेडिट किसे कर रहे हो, ओल्ड पार्टनर्स को। मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि मेरे फर्म में दो पार्टनर है, ए और बी। मैं क्या कंसीडर करके चल रहा हूं, दो पार्टनर है ए और बी, तो वो दोनों को मैंने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड रेशो में, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ओल्ड रेशो। चलो नेक्स्ट। अब डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, तो ये दोनों था डेबिट बैलेंस। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट शोज अ डेबिट बैलेंस, और पीएनएल का डेबिट बैलेंस खुद से बता रहा है कि वो डेबिट बैलेंस है। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, इसको करेंगे क्रेडिट, इसे क्या करेंगे, इसको करेंगे क्रेडिट, और बाकी दोनों पार्टनर्स को हम कर देंगे डेबिट, ओके। ये समझ में आ गया। तो बाकी दोनों पार्टनर को क्या करना है, डेबिट करना है, और जो डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस है उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। चलो अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं तो ऑल क्लियरिटी आ जाएगी।
X and Y are partner, profit sharing ratio 3:2. Z is admitted for 1/3 profit. जनरल रिजर्व है बुक्स में 60,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस 40,000। देखो यहाँ पर ये नहीं बताया कि क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है, तो जब क्वेश्चन में लिखा रहे कि ये डेबिट बैलेंस है तो कंसिडर करना कि डेबिट बैलेंस है। अगर कुछ नहीं लिखा रहा इसका मतलब कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। ओके, नेक्स्ट दिया है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 20,000 और गुडविल दिया है 50,000। तो ये है तुम्हारा ओल्ड गुडविल, ये है ओल्ड गुडविल, और इसके लिए मैंने तुमको एक शॉर्टकट बताया, जिन लोगों ने वीडियो देखी थी उनको याद आ रहा होगा। ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो 3O वाला बताया था। ओके, तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3:2 में। जनरल रिजर्व का बैलेंस कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे डेबिट करोगे तो एंट्री बनेगी तुम्हारी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है, इसे भी डेबिट करोगे तो बनेगी तुम्हारी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर डेबिट बैलेंस होता है, तो इसे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, तो डेबिट किसे करोगे, एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। और गुडविल का बैलेंस भी कौन सा बैलेंस है, ये है डेबिट बैलेंस, तो इसे करना पड़ेगा क्रेडिट, तो एंट्री बनेगी तुम्हारी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 50,000। तो ये 60,000, 40,000, 20,000 एंड 50,000 ये जो भी बैलेंसेस है इसे कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 3:2 में बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। ओके, तो ये क्वेश्चन काफी इजी था, मैं होमवर्क दे देता हूँ क्योंकि मुझे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज समझानी है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, और उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाना है, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो चलो हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। एक कहानी सुनाता हूं पहले, थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ी मतलब डेंजर है, लेकिन ध्यान से सुनना। एक जब मैंने अपने प्रोफेशनल काम किए तो उसमें मैंने ये एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का एक एग्जांपल उस मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी देखा, तो मुझे बहुत मतलब समझ में आया कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। ओके, था थोड़ा सा, तुम्हारे भी सुन करके कान खड़े हो जाएंगे, तो अच्छे से सुनना कि क्या होने वाला है। देखो, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बनाया जाता है फर्म के द्वारा, यानी जो पार्टनर होते हैं वो बनाते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ये स्पेशली बनता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और दूसरा बनता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की जो कंपनीज होती है, जो पार्टनरशिप फर्म होती है, वो लोग बनाते हैं। ओके, क्यों बनाया जाता है, देखो अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देखो या फिर मैन्युफैक्चरिंग वाला देखो, एक जगह फैक्ट्री है और एक जगह सिविल वर्क है। सिविल वर्क मतलब बिल्डिंग बनेगी, अब बिल्डिंग बनेगी तो 5 फ्लोर 10 फ्लोर 20 फ्लोर की बिल्डिंगें बनती है। ओके, बड़े सिटीज में तो और भी ज्यादा बनती है, टायर 2 सिटीज में जनरली देखा गया 25 तक की बिल्डिंग बनती है, 25 फ्लोर की। तो अगर कोई वर्कर को काम करते करते कुछ डैमेज हो जाए, कुछ काम करते करते डैमेज हो जाए, सपोज अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वहां पर उस एक वर्कर को काम करते करते उसका मशीन में कुछ उसका हाथ चला गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, इसी तरह की कहानी सुनाने वाला हूँ। ओके, तो लाइव एकदम बताऊंगा तो समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। तो दूसरा होता है कि सिविल में कोई अगर जो लेबर है वो 5 फ्लोर ऊपर खड़ा था, बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहा था, हो सकता है उसका पैर स्लिप हुआ, वो सीधा नीचे आके गिरा। इस केस में कंपनी को डैमेजेस भर के देने पड़ते, किसको, वर्कर की फैमिली को। वर्कर अगर जिंदा है तो उसके हाथ पैर जो टूट गए उसका क्लेम भर के देना पड़ेगा, अगर वो मर गया तो उसकी फैमिली को उसका पैसा देना पड़ेगा। सपोज अगर ऐसा हुआ कि कभी एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन उस टाइम पे बहुत खराब चल रही है, तो फिर कंपनी पैसा कहां से लाएगी, तो कंपनी इसीलिए अपने पास एक क्लेम बना के रखती है, एक रिजर्व बना के रखती है। क्लेम मीन्स एक रिजर्व बना के रखते हैं, पैसा थोड़ा थोड़ा अपने प्रॉफिट में से साइड करके रखते हैं कि अगर कभी ऐसी अनसर्टेनिटी आ गई, ऐसी अनहोनी हो गई, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पैसा उठा के, पार्टनर जो सोचा है कि हम ये उठा के उस जो भी एम्प्लॉय की प्रॉब्लम होगी उस एम्प्लॉय को हम लोग दे देंगे जिसका भी एक्सीडेंट होगा। ओके, तो क्लेम डिटरमाइंड रहेगा। एक जो मैं स्टोरी बोल रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को पता होगा जो आप नोटबुक यूज करते हैं, उसकी अगर किसी ने फैक्ट्री देखी होगी तो उसे पता होगा, अगर नहीं देखी है तो मैं बताता हूँ कैसा होता है। नोटबुक क्या होता है, पहले रॉ पेजेस होते हैं, उसका फिर कवर बाइंडिंग होती है,
उसके पहले कवर बाइंडिंग के पहले क्या होता है, वो पेजेस पूरे सेट होते हैं। जब फैक्ट्री में पेपर जो सेटिंग होती है ये नोटबुक की, तो वहां पर पेजेस जो होते हैं वो एकदम कट टू कट नहीं होते हैं, तो थोड़े से आगे पीछे होते हैं। लेकिन आप लोग जब बुक यूज करते हैं तो एकदम आपको स्टैंडर्ड साइज के पेजेस मिलते हैं, मतलब हर जो पेज होता है वो सेम साइज का होता है। ओके, तो ये सेम साइज का करने के लिए एक मशीन होती है। ये मशीन कैसी होती है, इसमें एक ब्लेड होता है, वो ब्लेड अराउंड 1 या 1.5 फीट ऊपर होता है, और वहां पर वो नोटबुक के पूरे पेजेस जमाए जाते हैं, और वो जो ब्लेड होता है वो ऊपर से आके नीचे इन बुक्स के ऊपर गिरता है। ओके, इन बुक्स के ऊपर गिरता है, और ये पूरा का पूरा मटेरियल जो कचरा रहता है वो पूरा साइड हो जाता है, क्योंकि वो इक्वल में हर पेजेस को लाना है। ओके, तो ऐसा मैंने एक इंसिडेंट देखा था कि एक बंदे का हाथ इस मशीन के अंदर चला गया, उसने वो नोटबुक रखा और नोटबुक रखते रखते उसका हाथ भी वहीं रह गया, और वो मशीन का बटन उसका साइड में लग गया हाथ, और वो ब्लेड आकर उसके हाथ के ऊपर गिरी, और वो हाथ जो था उसका जो पंजा था वो अलग हो गया और उसका हाथ अलग हो गया। ओके, तो ये बहुत डेंजर स्टोरी थी। जो लोग अजम्पशन कर पा रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा, तो वो कितना ब्लड निकला होगा वो समझ सकते हो, क्योंकि आपकी जो 5 उंगलियां हैं और जो आपका पाम है वो अगर अलग हो जाए, पूरा का पूरा हाथ अलग हो जाए, सिर्फ जो पीछे का कलाई वाला पार्ट है बस वो रह जाए, तो सोचो सिचुएशन कितनी गंदी वाली होगी। ओके, तो ये एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कंपनी ने बना के रखा है पार्टनरशिप फॉर्म में 50,000 का। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, स्टोरी बंद करते हैं। क्लेम बोला है, अब क्वेश्चन में क्लेम भी दिया रहेगा। ओके, लाइबिलिटी में लिखा रहेगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, और क्लेम डिटरमाइन रहेंगे। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 60,000। मैंने यहाँ पर 7 अलग अलग केसेस करवाए, एग्जाम में कोई भी एक केस दिया रहेगा, एग्जाम में कोई भी एक केस दिया रहेगा, मैंने समझाने तौर पे पूरे 7 केस करवा दिए। ओके, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बनाया हुआ है कंपनी ने 50,000 का, मतलब पार्टनरशिप फर्म में 50,000 का रिजर्व बनाया है। पहला केस बोलता है कि हमारा जो क्लेम डिटरमाइन हुआ, मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ किसी वर्कर का एक्सीडेंट हुआ, तो डॉक्टर ने हमें क्लेम कितने का बना के दिया, हमारा क्लेम आया 60,000 रुपीज का। यहाँ पर क्या करोगे देखो, अब मैं ऐसे बताऊंगा कि हमें रिवैल्यूएशन में क्या लिखना है, रिवैल्यूएशन में क्या लिखना है, कितना अमाउंट लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल में कितना अमाउंट लिखना है, और बैलेंस शीट में क्या लिखना है। ओके, तो मैं ऐसे करके हर सिचुएशन बताऊंगा। तो ये कौन सी है, हमारी पहली सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में रिवेल में कितना लिखना है, पीसीएम में कितना लिखना है, बैलेंस शीट में कितना लिखना है, ये तुमको समझ में आ जाएगा। तो देखो, अब यहाँ पर समझो, रिवेल में क्या लिखोगे, 50,000 का रिजर्व बनाया था और क्लेम आ गया 60,000 का। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR इज 60,000, तो 50,000 का रिजर्व है, लेकिन हमें पे कितना करना है, 60,000 का। तो एक्स्ट्रा लॉस है हमारा 10,000 का, तो तुम लॉस बुक कर दो। 10,000 रुपए कौन सी साइड में लिखो, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं आएगा, मैं डैश कर रहा हूं, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखोगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखोगे कितने रुपए, 60,000 रुपीज। कितने रुपए लिखोगे, 60,000 रुपीज। क्या नाम से लिखोगे, क्या नाम से लिखोगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, इस नाम से लिखोगे। किस नाम से लिखोगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। ओके, समझ में आ गया। चलो अब दूसरा सिचुएशन करते हैं। पहला हो गया, रिवेल में 10,000 रुपए, पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं, बैलेंस शीट में 60,000, लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम के नाम से। सेकेंड सिचुएशन, तुम्हारा रिजर्व है 50,000 का। अब रिजर्व तो तुम्हारा 50 का ही रहेगा, क्लेम कितने का आया, 50,000 का। तो तुम्हें रिवेल में क्या लिखना पड़ेगा, रिवेल में कितना लिखोगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में कितना लिखोगे, उसके बाद बैलेंस शीट में कितना लिखोगे, पहले बताओ। रिवैल्यूएशन में तुम कुछ नहीं लिखोगे, क्योंकि तुमने क्लेम बनाया था, रिजर्व बनाया था 50,000 का, क्लेम आया 50,000 का, 50,000 रुपीज का। पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ। नेक्स्ट आ जाएगा बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कितने रुपए आ जाएंगे, रुपीज 50,000। कौन से साइड में लिखोगे, लाइबिलिटी साइड में। क्या नाम से लिखोगे, क्या नाम से लिखोगे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम।
अब मैं बार बार ये वर्क पूरा नहीं लिखूंगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, मैं सीधा WCC लिखूंगा। ओके, थर्ड पार्ट, रिजर्व है 50,000 का, क्लेम है 35,000 का। यहाँ समझना है, हाँ ये अच्छे से समझना। रिजर्व है 50 का, क्लेम आया 35,000 का, तो रिवैल्यूएशन में कितना लिखोगे? तुम्हारा एक्स्ट्रा लॉस कितने का हुआ? लॉस कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? मतलब फायदा हुआ 15,000 का। तो रिवैल में कुछ नहीं जाएगा, ये वाला जो अमाउंट है ये जाएगा तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल में। ये डायरेक्टली पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है 15,000 रुपीज। 15 कहाँ से आया? 50,000 का तुम्हारा रिजर्व था, उसमें से क्लेम कितने का आया? 35,000 का। तो तुम्हारा 15,000 किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर्स को, बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो तुम्हारे क्वेश्चन में अगर सपोज x और y दो पार्टनर है, तो ये 15,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे। दोनों पार्टनर्स को दे दोगे 15,000 रुपए, अगर दोनों का इक्वल है तो रेशियो है तो 7,500। इसकी अगर किसी को जर्नल एंट्री समझनी हो तो ऐसे समझो, रिजर्व तुम्हारा लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी होता है रिजर्व, तो उसको तुम रिवर्स कर रहे हो, तो इसको क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। रिजर्व डेबिट करके दोनों पार्टनर्स को क्रेडिट कर दोगे। नेक्स्ट, बैलेंस शीट में कितने रुपए लिखोगे? बैलेंस शीट में जितना तुम्हारा क्लेम है, क्लेम कितने का निकला है? 35,000 रुपीज का क्लेम है तुम्हारा, 35,000 रुपीज का। और ये कौन से साइड में लिखोगे? लाइबिलिटी साइड में। कौन से साइड में लिखोगे? लाइबिलिटी साइड में। क्या नाम से लिखोगे? WCC, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। नेक्स्ट, फोर्थ, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR इज 20,000। तो सेम है, 50,000 से 35,000 का क्लेम आया, 50,000 से 20,000 का क्लेम आया। ओके, तो रिवैल में कुछ नहीं जाएगा, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में कितना जाएगा? देखो डिफरेंस कितना हुआ, हमारे पास कितने रुपए बच रहे हैं? हमारे पास बच रहे हैं 30,000 रुपए। तो ये 30,000 ओल्ड पार्टनर्स को दे देना, कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओके, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। कौन से साइड में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? क्रेडिट साइड में। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कितने रुपए रहेगा? जितना तुम्हारा क्लेम डिटरमाइन हुआ है, तो क्लेम है 20,000 रुपीज का। अच्छा, ये क्लेम हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी तक का पैसा हमने दिया नहीं है, बस अभी क्लेम आया है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है क्लेम ऑन WCR इज निल, तो कुछ भी नहीं है, क्लेम कुछ भी नहीं है हमारा, तो रिवैल में कितना जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा, रिवैल निल हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में पूरा का पूरा 50,000 जितना तुमने रिजर्व बनाया, क्योंकि क्लेम तो कुछ आया ही नहीं ना। बैलेंस शीट में कितना जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ क्लेम है ही नहीं, तो क्या लिखोगे? WCC के नाम से। ओके, 50,000 किसको दोगे? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओके, नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बचा केस हमारा? 6th बचा है ना। ओके, 6th केस देखो, एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन। तो एडजस्टमेंट अगर नहीं दिया है इसका मतलब कोई क्लेम नहीं है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सेम एज 5, सेम एज केस 5, केस लिख देता हूं तो समझ में आ जाएगा। तो केस 5 जैसा था सेम वैसा केस 6 है कि कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया। 7 नंबर को समझो क्या है। 7 नंबर में देखो अच्छे से क्या बोला है। 7 नंबर में बोला है तुम्हें कि अगर बैलेंस शीट में कोई रिजर्व नहीं दिया है, 7 नंबर में बोला है कि बैलेंस शीट में कोई रिजर्व नहीं दिया है लेकिन क्लेम है 25,000 का, रिवैल में क्या जाएगा बताओ? सोचो, रिवैल में क्या जाएगा? तुम्हारे पास कोई रिजर्व बनाया हुआ नहीं था, स्टिल क्लेम आ गया, तो रिवैल में डालोगे 25,000 रुपए डेबिट साइड में, रिवैल में लिखोगे 25,000 कौन से साइड में? डेबिट साइड में। ओके, नेक्स्ट, पीसीए में कितना जाएगा बताओ? पीसीए में कितना जाएगा? पीसीए में कुछ नहीं जाएगा, एग्जैक्टली पीसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। और बैलेंस शीट में कितने रुपए लिखोगे? WCC के नाम से 25,000 लिखना पड़ेगा। क्या नाम से? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, WCC। ओके, सो गाइस, ये आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो अब तक समझाया है। इसके बाद
एक क्वेश्चन है, तो मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग इसे खुद से सॉल्व करें। मैं आपको क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। अगर कुछ स्टूडेंट को डाउट रहेगा तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि वो कैसे सॉल्व हुआ और वो पूछना कहाँ से है। तो मैंने आप लोगों के लिए देखो टेलीग्राम, व्हाट्सएप दोनों पे आईडीज बना के रखी है। आप टेलीग्राम पे भी जोड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जोड़ सकते हैं। ओके, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों पे जुड़ सकते हैं और ये वाला सॉल्यूशन वहां भी मुझे भेज सकते हैं। नहीं तो फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो इसका सॉल्यूशन आपको उसी टाइम पे मैं बता दूंगा। ओके, आप लोग जितना खुद से ट्राई करोगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है। तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि आपको समझ में आएगा हाँ हमको क्वेश्चन जम रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन उन्हीं लोगों को जमेगा जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी। तो ये क्वेश्चन करने से पहले प्रीवियस वीडियो देख लो। अगर तुमको नहीं हुआ है तुम्हारा वीडियो देख करके तो पहले वो देख लो। तो ये बहुत क्वेश्चन ईजी है, सिर्फ मैंने इसलिए डाला है क्योंकि WCR का एक एक्स्ट्रा पार्ट मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में इंसर्ट कर दिया, इसलिए आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको ट्राई करें। ओके, पहले मैं समझा दूंगा। हाँ एग्जैक्टली मैं समझा के दे रहा हूँ। अन्नू एंड मन्नू आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व कॉम्पेंसेशन क्लेम रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। कैपिटल दिया है अन्नू एंड मन्नू, अन्नू एंड मन्नू दोनों के नाम दिए हुए। कौन से पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं, अन्नू एंड मन्नू बच्चों वाले नाम दिए हुए इनको। कैश इन हैंड है, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, बिल्डिंग और लैंड, ये कुछ एसेट दिए हुए हैं। तो एसेट और लाइबिलिटी हो गया। अब सोनू इनके साथ आ रहा है, मेरे को लगता है पूरी बच्चा पार्टी बनने वाली है। अन्नू मन्नू और फिर सोनू आया, ठीक है। नेक्स्ट, सोनू इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। एडमिटेड मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट हो रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहा है वो। सोनू ब्रिंग ₹50,000 एज इज कैपिटल, तो 56,000 कैपिटल लेके आया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 84,000। तो सोनू जो आएगा वो 84,000 पूरे लेके आएगा, ये सिर्फ अपना शेयर लेके आएगा। वो सिर्फ खुद का शेयर लेके आएगा। तो उसका खुद का शेयर कितना हो जाएगा, 84,000 का 1/4। ये देखो तुमको यहाँ लिखा है कि वो 1/4 के लिए एडमिट हुआ। तो 84,000 का 1/4 कितना होता है, 84,000 डिवाइड बाय 4, 21,000 रुपीज। तो सोनू कितने रुपए कैश लेके आएगा, 21,000। लैंड इज अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो लैंड पे अप्रिसिएशन है। और स्टॉक इज वैल्यूड एट 36,000। स्टॉक पहले था 40,000 का और अभी कितने का हो गया, 36,000 का। ये है 40,000 की फिगर स्टॉक की। ओके, नेक्स्ट, there is a liability of 10,000 included in sundry creditors which is not likely to arise। मतलब एक क्रेडिटर था जिसको हमको 10,000 रुपए देने थे, एग्जैक्टली देने थे, लेकिन अब जिसे देने थे वो पर्सन हमसे पैसा लेने के लिए रेडी नहीं है। वो पैसा लेने के लिए रेडी नहीं है, मे भी हो सकता है हमने दे दिया होगा, हमने बुक्स पे रिकॉर्ड नहीं किया, या फिर अब वो बोलता मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो तुम्हारी लायबिलिटी नहीं है वो। तो अब तुम्हारी लायबिलिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब तुम्हारा क्या हो रही है, इनकम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो इनकम का रिकॉर्ड करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये सारा डिटेल मैंने कब समझाया था, ये प्रीवियस वीडियो में समझाया है ना। तो फिर अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा प्लीज वो वीडियो एक बार फिर से देखो यार, तुमको नहीं समझ आ रहा है। द क्लेम ऑफ ₹9,000 और अकाउंट ऑफ WCR वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का 9,000 का क्लेम है। क्लेम कितने का है, 9,000 का। और तुम्हारा रिजर्व कितने का था, 4,000 का। तो रिजर्व है 4,000 का, क्लेम है 9,000 का। रिजर्व है 4,000 का, क्लेम है 9,000 का। तो क्लेम ज्यादा है, रिजर्व कम है। तो कौन सा केस हुआ, ऊपर एक बार चल के देखो बरा। ये देखो 50,000 का रिजर्व था और क्लेम कितने का है, 60,000 का। ये वाला सेम सिचुएशन है ना। तो तुमको भी तो ऐसे ही दिया रहेगा, और क्या दिया रहेगा, तुमको ऐसे ही तो दिया रहेगा। ये क्वेश्चन तुमको खुद से सॉल्व करना है। जिन लोगों को दिख रहा होगा एक बार, अभी देखो मैंने स्क्रीन पे तुम लोगों के लिए पूरा दे दिया है। तो यहाँ पर फोटो खींच लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो इसके बाद सॉल्व करो और मुझे बताओ वीडियो कैसी लगी। वो तो यार तुम बताते नहीं, वो जरूर बताया करो, लाइक करके बताना। जितने लाइक आएंगे मुझे समझ में आएगा उतनी ये वीडियो पसंद की जा रही है। उसके अलावा और कमेंट करना तुम्हारा ये कंपलसरी काम है। तो कमेंट तुम्हें करना ही है, जो वीडियो देखेगा। यहाँ तक वीडियो देखा फिर भी कमेंट नहीं करते हो यार। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और बताओ मुझे वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए